आप नए में हो क्या, या आप दूसरे बैच में थे पहले? अच्छा अच्छा, पीछे बैठते थे। ओके, ऑनलाइन में सारे बच्चों को आवाज़ आ रही है क्या? वीडियो चालू नहीं है। हाँ जी, आप लोग को आवाज़ आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑडिटिंग। चलिए चालू करें। ठीक है भाई, मतलब फुल ऐसे एनर्जेटिक हो ना। ऐसे कौन है ऐसे सर कि मेरे को तो आज से बनने का मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का सर, ऐसे नींद नींद आ रही है, ऐसे कौन बोल रहा है ये? पक्का नहीं बोला ना? और कोई? चलो ठीक है। ऐसे मैं क्या प्यार से पूछ रहा हूं देखो। वही तो, ऐसे किसी को आ रही नींद तो जाओ पीछे जाके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को? पक्का ना? चलिए चालू करते हैं अब आगे। हमने चालू किया था ऑडिट, ऑडिट चालू किया था। सबसे पहले हमने देखी ऑडिट की डेफिनेशन। क्या देखी? बताओ जरा। ऑडिट इज एन ऑडिट मींस independent examination of an entity, whether profit oriented or irrespective, when such an examination is with a view to express an opinion thereon. और ओपिनियन कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। कौन कौन सा? मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड। वेरी नाइस। अरे सही बोला था यार मैंने, वेरी गुड, तारीफ में बोला, सरकाज़म में नहीं बोला इस बार। ठीक है। अरे आज आप आगे। नाइस। आप नए आए हो क्या? बट आप तो, हाँ मैं वही तो सोचूं, आप लोग क्या सीट्स बदल लेते हो? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, 2-5 दिन में सब ऐसे याद हो ही जाएंगे। बढ़िया। व्हाट्स अ गुड नेम? अथर। चलो वेरी नाइस नेम। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अथर? वेद है। हाँ अच्छा, वही मैं सोचूं कहीं से सुना है। ऋग्वेद। ठीक है, अथर्ववेद। चलो नाइस यार, नाइस, बहुत अच्छी बात है, आप लोग को पता भी है इसका। चलिए, तो अपन ने देख लिया। अच्छा आप लोग सही बोल रहे थे। हाँ तो क्या बताया था आपने? ऑडिट। हाँ, ऑडिटर की जो रिपोर्ट आती है वो दो तरीके की आती है। कौन कौन सी? मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड। अच्छा, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड को क्या कहते हैं? अनक्वालिफाइड। और मॉडिफाइड में कितनी होती है? कौन कौन सी? बरोबर, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, 3 होती है। उसके बाद अपन ने चालू करा था कि जब भी जो भी पर्सन ऑडिट करेगा तो उसको 6 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात क्या है? अकाउंट्स को ड्रॉ किया गया है किसके हिसाब से? ठीक है, विद रेफरेंस टू दी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये जो एंट्रीज हुई किसके हिसाब से होगी? ठीक है, सपोर्टिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस के हिसाब से। ठीक है, अब जो भी एंट्रीज हो रही है बुक्स में वो कुछ ओमिट नहीं होनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कि ऑलरेडी नहीं थी, विच वॉज नॉट फाउंड इन दी, ठीक है, शुड नॉट फाउंड प्लेस इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करेंगे स्टेटमेंट्स, वो क्या होने चाहिए? क्लियर एंड एम्बिगियस होने चाहिए, अनएम्बिगियस होने चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए? आप प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज, किसके हिसाब से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या शो करेंगे? टू एंड फिर पिक्चर ऑफ दो चीजें, क्या क्या? ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड एसेट्स एंड। बहुत ही शानदार यार, बहुत ही शानदार, मतलब गजब का दिमाग है आप लोगों का यार, एकदम आइंस्टाइन जैसा। ये हो गया क्या? ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हमने चालू करा था। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स भी हो गया क्या अपना? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए थे। तो
हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर जो होते हैं ना, वो क्या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिटर के? हाँ जी, तो ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स हैं दो। ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या है? सबसे पहली चीज तो इसके रीजनेबल अश्योरेंस लेना है। किस चीज का? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स किसकी वजह से होते हैं? फ्रॉड एंड एरर की वजह से। ठीक है, तो ये बोलता है मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, और इसके बाद वो क्या कर पाएगा? इसके बाद वो इनेबल हो पाएगा टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है, एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब, एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब जो भी एंटिटी है उसके हिसाब के एफआरएफ होने चाहिए। एंटिटी के हिसाब के एफआरएफ का मतलब आपने समझा? ठीक है, एंटिटी कौन कौन सी हो सकती है यहाँ पे? बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वो, नॉर्मल कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ये सब एप्लीकेबल एफआरएफ के अंदर इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, और रिपोर्ट करना, कम्युनिकेट करना किसके हिसाब से? ठीक है, बाय एसेस एंड इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। ऑब्वियसली जो रिपोर्टिंग करेगा ऑडिटर वो किसके हिसाब से करेगा? एसेस के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से रिपोर्टिंग करेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था शायद, ये एग्जाम्पल हो गया था, ये हो गया था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो गया था, हो गया था, स्कोप चल रहा था, चल रहा था। स्कोप के कौन से पॉइंट पे अपन? फिफ्थ पॉइंट या फोर्थ पॉइंट? फोर्थ से चालू करना है। चलो, नोटबुक्स बनाइए आप लोगों ने ऑडिट की, फटाफट से अपनी नोटबुक्स पे आइए। हाँ जी, आ गए? फटाफट से आओ, ओपन करो एक ब्लैंक पेज, देखो वहां पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जल्दी से। हाँ, नए पेज पे, नए पेज पे हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। डाल दिया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? हाँ जी, ये स्टैंडर्ड्स बनाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हाँ जी, लिखा आपने? हेडिंग डाल दी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। लिखो पहला, ऐसे 200 सामने आपके, कॉपी में चाहिए मेरे को जल्दी से। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पूरा मत लिख देना, ऐसे ही लिखना। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, overall objectives of independent auditor and the conduct of audit in accordance with essays, with essays, essays लिख देना इसे। तो ये अभी इसका अपन ने पढ़ा था ना एक हिस्सा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर वाला पोर्शन अपन ने देखा था, फिर मैंने कहा था कि नहीं ये पूरा नहीं है, ऐसे का नाम याद है, ऐसे का नाम है, फिर मैंने लिखवाया भी था शायद, एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसेस। सो बेसिकली क्या है ये चैप्टर, ये जो है ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर के, और कंडक्ट क्या, कैसे कंडक्ट करेगा। अच्छा, ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी ऐसा, ये चैप्टर के बीच में और भी अलग अलग जगह पे पूछा जाएगा। एक तो है ऐसे 200, ऐसे 200 से लेकर देखो ऐसे 299 तक के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे 200 से 299, 210 है, लिखो ऐसे 210, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब ये जो ऐसे 200 है ना, ये तो प्री ऑडिट का वो है,
मतलब ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से पहले जो बेसिक ज्ञान होना चाहिए आपको, ये वो था। ओके, लिखा अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, लिखा ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। इन सब के बीच में हमने 10-10 का गैप छोड़ा है, और जो स्टैंडर्ड्स की हमने शुरुआत करी है वो शुरुआत करी है 100 की सीरीज से। तो सबसे पहले हमने जो शुरुआत करी है वो शुरुआत करी है हमने 200 की सीरीज से। इससे पहले वाले जो होते हैं ना वो है नहीं, और इसके अलावा मतलब हम लोग इसमें अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब आपको अभी तो इतने स्टैंडर्ड्स पढ़ने को नहीं मिलेंगे, बट जब सीए फाइनल में आ जाओगे ना तो आपको सारे तरीके के स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक आता है सबसे पहले SQC1, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। उसमें SQC1 से लेकर 99 तक बनाए गए हैं। समझ रहे हो, रेंज दे रखी है कि अगर हमें रेंज देनी है तो हमें एक रेंज ऐसी देनी पड़ेगी कि SQC इसको हमने 1 से 99 दे दिया, ओके। अभी उसमें एक ही बनाया गया SQC1, फिर हमने बाकी के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसको हमने दे दिया कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हें बनाया था 200 से 800 तक। फिर हमारे पास और भी स्टैंडर्ड्स आते हैं जैसे SAE, SRE, ठीक है। तो अलग अलग होता है, SRS, अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये सब अपने कोर्स में नहीं है अभी, ये सब अपने CA फाइनल के अंदर आएंगे, ओके। यहाँ पे हमारा जो कोर्स है उसमें हमारा जो ये जो स्टैंडर्ड्स आते हैं ना, इसका वेटेज ओवरऑल फिर भी थोड़ा सा रिड्यूस्ड है, थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये चैप्टर्स के अंदर आ जाएंगे, ये चैप्टर्स के अंदर आ जाएंगे। तो चैप्टर्स के अंदर आ जाएंगे तो वैसे तो वेटेज मिल गया इसको, बट फिर भी कंपैरेटिवली इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है, 20-25 नंबर का इतना ही वेटेज है इसका, फिर 25 मार्क्स। बट CA फाइनल के अंदर दिस विल बी ऑफ 50 मार्क्स, ये 50 नंबर का है, ओके। बेस अभी से तैयार करना पड़ेगा। इफ़ योर बेस इज रेडी तो फाइनल में आप लोग को बहुत आसानी रहेगी, एंड इफ़ योर बेस इज नॉट रेडी तो फाइनल में बड़ा तकलीफ देने वाला है आपको जब ये सब्जेक्ट, इसलिए अपने को बेस स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। तो सर अब अभी बीच में सर वो टॉपिक छोड़ के ये क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अब आपको ये बता देना चाहिए। अब आपको हो गए 2-3 दिन तो आपको ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दूँ मैं। सर इसका दूसरा रीज़न, कोई बड़ा रीज़न, ये इसका बड़ा रीज़न ये है कि जिस दिन आपको ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स के नाम याद होंगे ना, उस दिन वो आपको ट्रिक पता लग जाएगी जिसकी वजह से जिसको स्टैंडर्ड्स के नाम पता है, ठीक है, उस बच्चे में, और जिसको स्टैंडर्ड्स के नाम नहीं पता उस बच्चे में मिनिमम डिफरेंस जो है ना वो 10 नंबर का हो जाएगा। बट वो आपको तब पता चलेगा जब आपको स्टैंडर्ड्स के नाम याद होंगे और जब आपके स्टैंडर्ड समझ आने लग जाएंगे, ठीक है। अभी अपन सब याद करेंगे, आप चिंता मत करो, अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स एक एक बच्चे के दिमाग में होंगे, एक एक बच्चे को याद होंगे। वो कैसे होंगे वो मैं करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है, वो सब मेरा काम है, ठीक है। मगर ये सारे स्टैंडर्ड्स अपने को याद करने हैं, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने को मार्क्स लाने में मदद करेंगे। अब मैं आपको छोटा सा ना मेरा एग्जाम्पल ही शेयर कर देता हूँ। every student of my class when I was giving exam of CA intermediate की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, when I was appearing for CA intermediate, ठीक है, so my center was महाराजा कॉलेज इन जयपुर, you know this thing, ठीक है। आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है कोई महाराजा कॉलेज, ठीक है। वहाँ पे आई गॉट माई सेंटर, ठीक है, एंड एवरीबडी न्यू कि मतलब जो मेरे बाकी के दोस्त थे, ठीक है, उन सबको पता था कि यार इसका ऑडिट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मेरा ऑडिट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्या होता है, अकाउंट्स तो मेरा भी स्ट्रॉन्ग है, आपका भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मेरा भी स्ट्रॉन्ग है और 50 और बच्चों का भी स्ट्रॉन्ग है अकाउंट्स, बिकॉज एवरीबडी यूज्ड टू स्टडी ओनली अकाउंट्स, बट देयर वाज ओनली फ्यू, और बहुत ही लिमिटेड लोग थे जो ऑडिटिंग के ऊपर फोकस करते थे, एंड आई वाज द वन, ठीक है, आई वाज द वन जो ऑडिट पे काफ़ी अच्छे से फोकस करता था। सबको पता था कि भाई ऑडिट में इसका, ठीक है, जो इसका जो है आर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, ऑडिटिंग के अंदर। व्हाट हैपेंड इन माई एग्जाम, ठीक है, हम लोग का ऑडिट के एग्जाम के अंदर ना सीट शफल हुई थी उस दिन कुछ, ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ जो सेकंड ग्रुप था उसकी वजह से हुआ ही था, बट सीट्स वगैरह शफल हुई थी, कोई रूम्स वगैरह भी शफल हुए थे। वो होता है ना जिन बच्चों का वो रह जाता है, यार आप समझो ना, ये तो हो ही सकता है ना, अकाउंट्स में किसी का एग्जाम्शन आ गया, ऑडिट में किसी का एग्जाम्शन आ गया, अकाउंट्स में एग्जाम्शन है तो बच्चे नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि फिर उनके लिए सीट्स एक्स्ट्रा बुक करेंगे। एग्जाम्शन था तो ऑडिट में नहीं आया तो एग्जाम्शन, ऑडिट में बच्चे बढ़ गए तो हमारी सीट्स वगैरह चेंज हो गई, और कम हो गए, सीट्स वगैरह चेंज हो गई थी। सो हमारी ना सीट्स वगैरह चेंज हो गई थी, उसकी वजह से, सीट्स वगैरह की वजह से मैं बैठता था कहाँ पे, मैं बैठता था एकदम कोने में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो का एग्जाम्पल लेते हैं। 4 रो में मैं बैठा हूँ सेकंड लास्ट पे, आई एम सिटिंग देयर एट सेकंड लास्ट, ठीक है। नाउ बट इन माई ऑडिट एग्जामिनेशन आई एम सिटिंग हेयर इन बिटवीन, मैं इस बेंच पे बैठा हूँ,
या इधर मैं बैठा हूँ, ऐसा समझो। ठीक है, अब हुआ क्या, हाल ऐसा था कि मेरे को सारे स्टैंडर्ड्स पता थे और मेरे को बहुत कुछ आता था, मेरे को आता ही था ऑब्वियसली। ठीक है, तो मेरे जितने भी बाकी जानकार थे, ठीक है, एवरीबडी स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा ऐसे लगेगा, मैंने कहा 200। ठीक है, उसमें मैंने कहा 510। ठीक है, एंड फिर मैंने कहा मेरे को पूरी क्लास ही पूछ रही है भाई। मैंने कहा ये क्या मजाक चल रहा है भाई। एक दो दोस्तों को बता दिया, ठीक है, इधर से यार ये बताना यार, मैंने कहा अबे हट, मेरे को कुछ नहीं बता रहा। पेपर देने तो भाई तुम पहले। 2.5 घंटे के अप्रॉक्स में मेरा पेपर पूरा हो चुका था, जो मेरे को आता था मैं धमाधम लिखे जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने और 2-5 मिनट हेल्प कर दी, बीच में ना टीचर चली गई, पता नहीं क्या ही पूछने गई थी। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं, ऐसे कुछ फॉर सम सेकेंड्स, ठीक है, कुछ पूछना होगा उनको जो भी था, तो वो चली गई। एंड देन एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग मी, मैंने अबे एग्जाम देने आए हो तुम लोग, करने के आए हो? ठीक है, 4-5 जने, और ये वाला बता दे यार, यार सेकंड वाला बता दे, सेकंड का ए में कौन सा आएगा, वो थर्ड के ए में कौन सा आएगा। ठीक है, तो मैंने एक दो को तो बता दिया, फिर टीचर आ गए, उसके बाद बस अब चुप। हाँ क्या, हाँ पेपर सेम होता है, उसमें वो नहीं आते अपने सीए के अंदर, वो नहीं आते, सेट्स नहीं आते कुछ भी। ठीक है। बोले अबे एक पेपर दे ले तू, सेट्स और चाहिए तुम्हें, ज़्यादा नहीं हो गया तुम्हारा। तो ऐसे नहीं होती चीटिंग, बट ये ऐसा चाहिए, वो वैसी कोई चीटिंग थोड़ी थी कि किसी ने मेरे पूरे पूरे आंसर्स देख लिए और उन्होंने से स्टैंडर्ड्स के नाम पूछ लिए, क्योंकि क्वेश्चन में उनको समझ नहीं आया कि स्टैंडर्ड कौन सा एप्लीकेबल है, इसीलिए उन्होंने क्या मेरे से स्टैंडर्ड्स के नाम पूछ लिए। और आई फेल्ट लाइक ए किंग ऑफ द क्लास। मैंने कहा हाँ मैं गरीब हो। मैं एक एक स्टैंडर्ड के 200-200 रुपये लूंगा। बट चलो ठीक है। और एक हम लोग के होता था आईटीएसएम वाला पेपर, उसमें ना मेरे पीछे जो बंदा बैठा हुआ था ना, और मेरे को पता नहीं था उसके बारे में, ठीक है, उसके फादर भी सीए ही हैं, ठीक है, बाकी तो नहीं बताऊंगा कुछ भी और। बट है ना, मेरी दीदी की इंटर्नशिप वहीं से हुई थी, मेरी दीदी भी चार्टर्ड है, कज़न है, बट ताऊ जी की बेटी, वो भी चार्टर्ड है ना, तो वो उनकी इंटर्नशिप उसी के पास थी। उसी के फादर के पास थी। ठीक है, तो वो मेरे पीछे बैठा था, बोले भाई भाई प्लीज़ बता दे, भाई प्लीज़ बता दे, भाई प्लीज़ बता दे। एंड ही वॉज लाइक दैट ओनली, कि मतलब 2 जने थे मेरे पीछे, सॉरी हाँ। तो वो बोला भाई कुछ नहीं आता मेरे को, मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है लास्ट में बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जो सी इंस्टीट्यूट की तरफ से अपने वो ऑनवलप आया था, ठीक है, जिसके अंदर अपना एडमिट कार्ड था। एडमिट कार्ड तो अब तो क्या करते हैं अपन, डाउनलोड करते हैं और प्रिंट निकाल देते हैं। पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम पे इंस्टीट्यूट की तरफ से आता था, पूरा ऑनवलप आता था, ऑनवलप के अंदर आपका एडमिट कार्ड आता था। ओके, तो जो आप जो प्रिंट निकालते हो ना, उससे बेटर क्वालिटी का पेपर आपके घर पे ऐसे बाय पोस्ट आता था, तो अपन तो वही लेके जाते थे, पूरा का पूरा लेटर, सिर्फ वो नहीं, वो पूरा। बोला भाई प्लीज़ यार प्लीज़ बता दे, प्लीज़ बता दे। मैंने कहा रुक जा भाई थोड़ी देर तो रुक। ठीक है, तो उसमें छोटे वाले क्वेश्चंस भी थे, कुछ ऐसे भी थे, तो वो तो मैंने उसको दिखा दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ कि ठीक है वो बड़े वाले क्वेश्चन क्या, तो उसमें एक वो बनता है, चार्ट बनता है। ठीक है, तो मैंने कहा अबे रुक जा बता दूंगा, वो चार्ट था 8 नंबर का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। अब मेरे साथ ये है कि मेरा पेपर जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, मैं बहुत जल्दी लिखता हूँ तो मेरा हो जाता है जनरली, और मेरे साथ ये चीज़ें नहीं आती लेटर ऑन के कुछ याद आ जाएगा, याद आ जाएगा। अब मेरे को ये रहता है याद, मेरे को याद था, मैं फटाफट से अपन ने 3 घंटे का पेपर, आपने आराम से 2.5-3 घंटे में अपन ने निपटा लिया। उसके बाद मैंने वो चार्ट बना के दे दिया उसे, ठीक है, और वो पकड़ा, ये ले खुश रहता हूँ। फिर वहाँ से निकले हम लोग, तो निकलते टाइम पे फिर हम लोग की बात हुई ऐसे, कौन से स्कूल से, ठीक है, बोले मैं इससे, मैंने कहा इससे, बोले कहाँ, मैंने कहा यहाँ यहाँ, बोले अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बोले फिर मैंने कहा तुम पढ़ाई नहीं करके आए थे क्या? अब मैं अब अपन सिंसियर बॉय, ठीक है, अपन सिंसियरिटी में बहुत आ गया, अपन तो पढ़ाई वढ़ाई करके जाएंगे ना। बोले आ करा था यार, बट वही है ना, पापा ने ज़बरदस्ती। मैंने कहा पापा ने ज़बरदस्ती है क्या तुम्हारे पापा? बोले हाँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बढ़िया, कौन सी फर्म है वहाँ पे, इंटर्नशिप मिल जाएगी मेरे को? बोले हाँ ये फर्म है। मैंने कहा एक सेकेंड, मैंने कहा मेरे को याद आ रहा है कुछ कहीं ना कहीं से। मैं कहा अच्छा तुम इनको जानते हो क्या? बोले हाँ इनको तो मैं जानता हूँ, ठीक है। बोले पापा बोलते इनके जैसा बन, इनके जैसा बन। बोले, यही तो ये। मैंने कहा दीदी है वो मेरी। बोले भाई नहीं, ऐसे गलत थोड़ी बोला था, मतलब वो वैसे कि अरे बहुत अच्छी है ये वो, वैसे ऐसे बोल रहा था। बोले अरे भाई, वैसे वो चरण बढ़ गया मेरे। बोले यार तुम दोनों भाई बहन। बोले भाई। वो ऐसा हो गया था, बोले तुम दोनों भाई बहन एक जैसे। मैंने कहा तो भाई बहन तो एक जैसे ही होंगे ना भाई। मगर वो चलो उस मैटर को तो छोड़ते, फिर दीदी से मैंने बात करी, मैंने कहा दीदी ये मिला था। बोले अच्छा ये तो बहुत अच्छा पढ़ाई में।
मैंने कहा सुनो, आप अपने भाई की भी इज्जत कर लो थोड़ी सी। मैंने कहा भाई का कुछ नहीं है। नहीं नहीं तू भी अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वो तो तेरे से ही बहुत अच्छा है। और फिर मैंने बोला, मैंने कहा सुनो, आईटीएस में अगर वो पास होगा ना तो मेरी वजह से होगा। 8 नंबर का तो क्वेश्चन उसको दे के आया था मैं, यूं गिफ्ट। ठीक है, बोले हैं, मैंने कहा हाँ। फिर रिजल्ट आया, अपन हो गए पास, अपन तो रैंक वैंक ले आए। ठीक है, वो भाई साहब हुए नहीं। मैंने कहा आप कह रहे थे इंटेलिजेंट है। हाँ उसका मन नहीं था पढ़ाई में। मैंने कहा मैं कहा दीदी बोले उसके बाबा जबरदस्ती करा रहे थे उससे। आप तो कोई ऐसा नहीं है ना आप में से जिसके साथ जबरदस्ती हो रही है। हाँ भाई, किस्मत जरूरी नहीं है कि आपके आगे भी कोई ऐसा बैठा हो 8 नंबर गिफ्ट कर जाएगा। और फिर भी पास नहीं हुआ। आईटीएस में हो गया था। नहीं वो रह गया था, वो दोनों में रह गया था। फिर उसने 1-2 बार और ट्राई किया, फिर छोड़ दिया था उसने। देन पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट हिम। ठीक है, बट द थिंग इज कि ये सब हुआ। भाई साहब हालत देख रहे हो ना, पूरी क्लास की हालत देख रहे हो आप। ये ऑडिटिंग ना रुलाती है आखिरी में। और वो खुश कौन रहेगा? आप सब लोग खुश रहोगे। मैं बता रहा हूँ आपको, जब एग्जाम देने जाओगे ना तो उस टाइम पे लाइक लुकिंग एट एवरीबडी एल्स यू विल बी लाइक यार मेरे को तो बहुत कुछ आता है। यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अ स्टूडेंट हु इज ऑलरेडी स्टडिंग इन द क्लास विद यू। जो आपके साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना, अब उसके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसने भी सेम पढ़ा है। दोनों का कंटेंट सेम है, दोनों को याद कराने वाला सेम है, दोनों को पढ़ाने वाला सेम है। तो आप लोग को तो ठीक है आदत हो जाएगी, बट वंस यू मीट समवन एल्स तो आपको पता लगेगा यार आपको आता है। तब पता चलता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरे को भी लगा था वहां जाके अरे यार मैं कुछ तो है, मैं कुछ तो आता है मेरे को, मैं पढ़ के तो आया है। उसके बाद जब नंबर आए तो ठीक है भाई, नंबर तो आने ही थे। मेरे को लगा था मेरे आ जाएंगे 60-70। वो जो 80 क्रॉस कर गए ना, 87 कर गए, तो मेरे को लगा कि हाँ इट वॉज माई मार्क्स, मैंने पढ़ा था। तो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, मेरे को वही चाहिए ऐसा कि जो इतना स्कोर करे। मतलब मेरे स्टूडेंट्स 80, 81, 82 तक क्रॉस कर चुके हैं, और मेरे जितना अभी तो कोई नहीं लेके आया। मैंने कहा क्यों भाई? अच्छा रिजल्ट इतना नहीं आता एक्चुअली, सी इंस्टीट्यूट इतना देता ही नहीं ऑडिट में मार्क्स। जो हमारा वाला अटेम्प्ट था उसमें एक्चुअली उन्होंने रिजल्ट भी अच्छा दिया था। मतलब इन माई अटेम्प्ट रिजल्ट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम in IPCC the result was somewhere around 21-22%। हाँ था उस टाइम पे। और उसके अलावा हाँ मिला के मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ हाँ ऐसे कुछ था, बहुत अमेजिंग रिजल्ट था। ठीक है, और अब यार मई वाला एग्ज़ाम था, और ईयर तो देखो अब याद नहीं है एग्जैक्टली, कर लो 10 साल। ठीक है। चलो मेरी बात सुनो, ठीक है, खाटू बाबा, ठीक है। बोल देना उनको। चलो जोक्स अपार्ट, अभी देखो नेक्स्ट। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा? ऐसे 200। ठीक है, क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। ऐसे 210 कौन सा है? अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स लिख लिया ना। अब ये जो होता है ना, ये अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, इसका एक तरीके से कह सकते हो इट्स लाइक ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब यहाँ पे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, समझ आ गया? तो अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट मतलब यहाँ पे ऑडिटर मिलके डिसाइड कर रहे हैं। ये बंद करा है क्या आपने? नहीं पहले हवा दे रहा था, अब गर्मी ज़्यादा लगने लग गई। चलो, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स मतलब कि ऑडिटर और एंटिटी दोनों मिलके ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर रही है कि ये जो मेरा ऑडिट में एंगेजमेंट हो रहा है, ऑडिट एंगेजमेंट मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, तो अग्रीइंग अपॉन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट मतलब कि जो ऑडिट एंगेजमेंट का आप मेरे को काम दे रहे हो, ऑडिटिंग का जो मेरे को काम दे रहे हो, ठीक है, उसके अंदर क्या है, आपने बीच में कंडीशंस को डिसाइड करना। देखो मैं आपको बताता हूँ, लैंग्वेज जो है ना वो लॉ की ज़्यादा ईजी है, ऑडिटिंग की ज़्यादा खराब है। ये याद रखना, आपको लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ेगा। इजी लैंग्वेज के चक्कर में बच्चे पास नहीं हो पाते। करना क्या है वो चीज़ आप डिसाइड कर लेना। ये इजी लैंग्वेज के चक्कर में नहीं पास हो पाते। समरी दे दो सर, ये दे दूंगा मैं समरी, ठीक है, बना भी दूंगा, साथ में लिखवा भी दूंगा, बट लैंग्वेज जो है ना वो यही है। इन्हीं को याद करोगे नंबर तभी मिलेंगे। ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करे जाते हैं, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना प्लीज़, नहीं तो वो नंबर नहीं आते। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 220 ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करने जाते हो तो आपको क्वालिटी कंट्रोल पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और आपको पता है SQC1 जो है ना, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, SQC1, वो आपके 220 का ही एक तरीके से सेम है दोनों, इसलिए दोनों एकदम सेम है।
इसलिए अपन 220 पढ़े चाहे SQC1 पढ़े, ऑलमोस्ट सेम ही आता है इनके अंदर कंटेंट। तो 220 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एन ऑडिट ऑफ फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर को किन किन क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ता है? ये क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट किसके ऊपर है? ऑडिटर के ऊपर। कि भाई साहब जब तुम ऑडिट करने जाते हो ना, तो तुम्हारा स्टाफ ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, उनको ये काम करना है, उनको वो काम करना है, ताकि तुम्हारी क्वालिटी कंट्रोल रहे। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, हाँ ये नहीं SQC1 ऐसे ही लिख लो बस, इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि है नहीं ना कोर्स में भी, इसलिए। डन। ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि ऑडिटर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कलेक्ट करने हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, इसके बारे में बात करता है ऐसे 230 230, आई एम सो सॉरी, ऐसे 230। तो ऐसे 230 किसके बारे में बात करता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कि ऑडिटर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। अब फिर से ये देख रहे हो, ये सब ऑडिटर की ड्यूटी है। ऊपर वाले में भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद, ऐसे कि तुम्हारी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है और तुम ऑडिट कैसे कंडक्ट करोगे, ये भी तुम्हारी ड्यूटी। ठीक है, तुम्हें मैनेजमेंट के साथ मिलके टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री करना है। ठीक है, तुम्हें क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना है, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। फिर आता है ऐसे 240 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए ऊपर देखना, ऊपर 220 में क्या आता है? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिट ऑफ एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना। और 240 क्या आता है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑडिटर की ड्यूटीज चल रही है। फटाफट से लिखो इसे 240 को, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के टाइम पे कोई फ्रॉड मिल जाए तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए। ओके अब ऐसे 250 जो है वो है ऑडिटर को ऑडिटर को ध्यान रखना पड़ेगा जिस वो एंटिटी की ऑडिट पे जा रहा है, तो वहां पे कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बैंक की ऑडिट पे गया, तो भाई बैंक की ऑडिट के ऊपर मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंक के ऊपर बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक लॉज, एक होते हैं जनरल लॉज। एक बैंक के ऊपर दो तरीके के लॉ एप्लीकेबल होते हैं, स्पेसिफिक लॉ और एक होता है जनरल लॉ। देखो भाई जनरल लॉ तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मगर स्पेसिफिक लॉ के बारे में अगर बात करी जाए, चलो नेगोशिएबल को भी स्पेसिफिक अगर मान लेते हैं, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक बैंक के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल उसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई की गाइडलाइंस इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। हाँ, तो इस तरीके से सारे के सारे लॉज। अच्छा एसबीआई है तो एसबीआई एक्ट 1955 इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। एसबीआई की सब्सिडरी है तो भी इसके ऊपर एसबीआई एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बैंक के ऊपर तो बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं। इंश्योरेंस के ऊपर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। इंश्योरेंस कंट्रोल्स एक्ट हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट हो गया। तो भैया ये बहुत सारे लॉज रेगुलेशंस और ये सब एप्लीकेबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बरोबर। कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिख लिया आप लोगों ने। कंसिडर करना कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, ये भी क्या है, ठीक है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है। समझ आ गया ना। नेक्स्ट लिखो ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब रिलायंस के कितने ऑडिटर्स है पता है? रिलायंस में 3 ऑडिटर्स हैं, एसबीआई में 11। इतनी बड़ी कंपनी है तो क्या करें, एक ऑडिटर के बस की नहीं होती, तो कंपनीज को मल्टीपल ऑडिटर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। अब मल्टीपल ऑडिटर्स ने डिसाइड करा कि ना कि जो काम मैं कर रहा हूँ वही तू कर और जो तू कर रहा है वही तीसरा करे। ऐसा थोड़ी होता है भाई, तीनों अपने कामों को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कि मैं काम करता हूँ, मैं बैलेंस शीट आइटम्स पकड़ लेता हूँ तो पीएनएल के आइटम्स पकड़ ले। समझ आ गया, ठीक है, और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। तो इस तरीके से क्या है, इसको कहते हैं जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई बात समझ में? क्या कहते हैं इसे? जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बरोबर। तो जॉइंट ऑडिट करते टाइम पे ऑडिटर को किस तरीके से अपने, ठीक है, काम को डिवाइड करना चाहिए उसके बारे में बात कर रही है। और ऑडिटर एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं, ऑब्वियसली करेंगे। ये कोई इंटरनल ऑडिट नहीं है कि अंदर का कोई कंपनी का एम्प्लॉय कर रहा है, नहीं। जैसे मैं इंडिपेंडेंट हूँ वैसे ही दूसरा ऑडिटर भी इंडिपेंडेंट होगा। समझ आ गया क्या?
ये तो हो गई 200 से 299 के बीच में। ठीक है सर, ये बीच में सर ये अजीब सा 299 कैसे है? अरे क्योंकि अगर इनको कोई बात बतानी है तो इन्होंने स्कोप इसलिए छोड़ रखा है, ये 10-10 का गैप इसलिए तो छोड़ रखा है इन्होंने। 200 के बाद 210, अगर 200 से 210 के बीच में कुछ डालना है तो 201 2 3 4 करके डाल सकते हैं, इसके लिए गैप छोड़ रखा है भाई। 200 से लेकर इन्होंने 800 तक के स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, 200 से 800। तो 200 से लेकर 201 202 203 ऐसे भी तो चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया क्या? 299 क्या है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड है ना? नहीं 100 से नहीं है, एसक्यूसी है ना, 100 से है इसलिए। अच्छा ये 299 रिवाइज्ड है, इससे पहले इसका नाम चेंज था, इसका नाम था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर, उसके बाद इसको रिवाइज करके नाम बदल दिया, तो अब इसका नाम क्या है? 299, दैट इज जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बरोबर, ठीक है। ये तो हो गई 200 से लेकर 299 के बीच में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड। अब जरा ऊपर चलते हैं और अब 300 पे आते हैं। 300 वाली सीरीज बहुत छोटी सी है क्योंकि इसमें सिर्फ 300 315 और 320 ही है, इसमें सिर्फ 3 है। ठीक है, 300 आता है ऑडिट, ये किसके बारे में बात करता है? प्लानिंग के बारे में। ये जो 300 की सीरीज होती है ना, ये प्लानिंग के हिसाब से चलती है। ठीक है, कि ऑडिटर को किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन मटीरियल आइटम्स का ध्यान रखना चाहिए, वैसे करके आता है। तो ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थ्री हंड्रेड प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब प्लानिंग कैसे होगी? ये भी रिवाइज्ड हुआ था, इसका नाम से पहले ऑडिट प्लानिंग था, अभी इसका थोड़ा बदल दिया, इसको थोड़ा सा चेंज करके प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल दिया। ओके, अब प्लानिंग करते टाइम पे आपको कहाँ पे रिस्क है, कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, कहाँ पे दिक्कतें आ सकती है, इसका ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो इसके लिए इन्होंने बनाया ऐसे 315 बीच में डाल रखा है ऐसे, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये बोलता है आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे रिस्क हो सकता है। कैसे? एनवायरनमेंट को समझेंगे, एंटिटी को समझेंगे, उसके एनवायरनमेंट को समझेंगे, क्योंकि हर तरीके की एंटिटी अलग होती है, हर तरीके की एंटिटी का वर्किंग एनवायरनमेंट अलग होता है। तो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। डन, ठीक है। और 320 के अंदर आता है मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग इन ऑडिट। देखो जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो ऑडिट, आ गया ना, प्लानिंग का ही पार्ट है तीनों, समझ आ गया? तो जो भी आप ऑडिट प्लान कर रहे हो उसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लानिंग के अंदर सारे के सारे मटीरियल आइटम्स का ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ना मिसलेनियस वाले, उनके ऊपर इतना फोकस नहीं करना जितना अपने को फोकस करना है किसके ऊपर? मटीरियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अब ये मटीरियल ट्रांजैक्शंस मतलब जैसे करोड़ों के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लाखों के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अब कंपनी का कोई, ठीक है, बिल आया कंपनी के पास, चाय का बिल आया कंपनी के पास, पूरे साल भर में 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 5,000 रुपये का चाय का बिल आ गया। ठीक है, तो चाय का बिल सब कच्चा बिल है, ऑडिटर पीछे पड़ा है, कच्चा बिल क्यों है? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम, 5,000 कंपनी के ऊपर, या कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ पहुंच रहा है, तुम्हारे 5,000 तुम्हें समझ नहीं आ रहे? कोई ध्यान देगा कि 5,000 है? नहीं यार, ऑब्वियसली यार, कर लिया 5,000 का फ्रॉड, कर लिया तो कर लिया, चाय वाले ने 50 रुपये ज्यादा लगा दिए तो लगा दिए। काम करो ना तुम, अपना मटीरियलिटी का ध्यान रखो, ये थोड़ी करने जा रहे हो तुम यहाँ पे। तो मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट, तो मटीरियलिटी, प्लानिंग और परफॉर्मेंस दोनों के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए। प्लानिंग के टाइम पे भी प्लान भी ऐसे बनाओ जिसमें मटीरियलिटी इन्वॉल्व हो जाए, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे, परफॉर्मेंस के टाइम पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गए आपके कौन से? ठीक है, 200 की सीरीज कंप्लीट जिसमें ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में था, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर थी। 300 की सीरीज जिसमें ऑडिटर को ऑडिट प्लानिंग करनी थी। अब 400 की सीरीज है नहीं अपने पास, है ना? देयर इज नो 400 की सीरीज।
अब सीधे 500 की सीरीज आते हैं, तो 200 की सीरीज हो गई, 300 की सीरीज हो गई, 400 की है नहीं, सीधे 500 की सीरीज आ। 500 की सीरीज क्या है? आसान है, इजी है, मगर ज्यादा है। क्वांटिटी वाइज दे आर मोर, बट पढ़ने में बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स भी है और आसान से छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, अब देखिए 500 ऑडिट एविडेंस, ऐसे 500 इज ऑडिट एविडेंस, कि ऑडिटर एविडेंस कैसे कलेक्ट करेगा, क्योंकि ऑडिटर को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए एविडेंस चाहिए होता है। समझ आ गई बात? तो ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। अब 501 जो है ना, उसका नाम भी ऑडिट एविडेंस ही है। तो सर नाम कैसे सेम? नहीं, नाम सेम नहीं है, इन्होंने आगे लिख दिया स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। ये किसका है? ऐसे 501 का नाम है। तो आप देख सकते हो, क्योंकि इसका नाम भी ऑडिट एविडेंस ही है, इसका काम भी वैसा ही है, तो इसको एकदम 500 के नजदीक रखा गया। मतलब जब इसको बनाया गया ना, तो 500 के एकदम नजदीक क्यों रखा गया इसे? वाई इट इज गिवन एन अटैचमेंट टू 500? क्योंकि सिमिलर है, उसी का एक एडिशनल पार्ट है। एक्चुअली में पुराने टाइम पे ऐसे 500 ही होता था, और ये जो है ना ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन टू सेलेक्टेड आइटम्स, वो भी इसी का पार्ट हुआ करता था। लेटर ऑन इन दोनों को अलग कर दिया, बोले नॉर्मल एविडेंसेस इस तरीके से कलेक्ट करो, 500 में सिखाएगा नॉर्मल एविडेंस कैसे कलेक्ट करने। बट उन नॉर्मल कलेक्टेड एविडेंसेस के अलावा अगर कुछ सेलेक्टेड आइटम्स होते हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो गए, समझ आ गया, जैसे कि कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस हो गए, तो जो स्पेसिफिक 2-3 आइटम्स है ना, उनके ऊपर अपन 501 में फोकस कर लेंगे, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो इनको एक्स्ट्रा इनके ऊपर फोकस करना जरूरी है। कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशन क्लेम चल रहा है, कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी नहीं रहेगी, इसके ऊपर क्वेश्चन हो गया, तो इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा टाइम, एंड वंस इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा टाइम वी हैव टू पुट एक्स्ट्रा टाइम, इसलिए हमने इसको क्या करा, 501 को अलग ही कर दिया। समझ आ गया? लिख लिया ये ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम्स। डन। फिर आया ऐसे 505, ये इसको बीच में रखा गया क्योंकि थोड़ा सा इससे नजदीक है, बट ठीक है। ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशंस। अब भाई ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है ना, इसी के चक्कर में कौन फंसा? ठीक है, इसी के चक्कर में आपके पीडब्ल्यूसी फंसा था, प्राइस वाटर कूप्स, सत्यम कंप्यूटर्स। भाई सत्यम कंप्यूटर्स में अगर तुमने ऐसे 505 अप्लाई किया होता, तो सत्यम कंप्यूटर्स में दिखा रहा था कि बैंक में तुम्हारे पास पैसा रखा है, तो क्या तुमने बैंक से पूछा? तुम बैंक से कंफर्मेशन ले सकते थे ना। बैंक इज ए एक्सटर्नल पार्टी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब बाहर की किसी पार्टी से कुछ इंक्वायरी करना, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बाहर की पार्टी से आपने इंक्वायरी करी, बाहर की पार्टी ने हाँ कर दिया, मैटर खत्म। आपने किसी बाहर से पूछा, उसने हाँ कर दिया, मैटर खत्म हो गया। इसको कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन? बाहर के किसी बंदे से इंक्वायरी करना, जिसको जो एंटिटी के बारे में, एंटिटी का डीलर है, क्रेडिटर है, डेटर है, इस तरीके का कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, उससे इंक्वायरी करना, इसको कहता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बरोबर? ठीक है, तो ये भी एक एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका है, क्योंकि बाहर की पार्टीज जनरली हमारे यहाँ पे फ्रॉड करने में इंटरेस्टेड नहीं होती, इसलिए। फिर आता है ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स, ओपनिंग बैलेंसेस। अब ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है जब किसी कंपनी की आप पहली बार ऑडिट कर रहे हो। अब इसमें दो बातें होती है, या तो आप पहली बार ऑडिट कर रहे हो, आपके पास इस कंपनी की ऑडिट पहली बार आई है, या ये कंपनी पहली बार ऑडिट करवा रही है, करवाई ही पहली बार ऑडिट रही है, तो उस कंडीशन में इसको कहते हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल मतलब पहली बार ऑडिट एंगेजमेंट आया है, या एंटिटी की ही पहली बार ऑडिट हो रही है, तो उसके ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना, क्योंकि पिछले साल या तो ऑडिट हुई नहीं थी, या पिछले साल मैंने तो नहीं करी थी, और उससे पहले अगर कोई फ्रॉड रह गया या ओपनिंग बैलेंसेस में कोई गड़बड़ रह गई, तो ऑडिटर को चेक करना पड़ता है। समझ आ गया? नहीं नहीं, ये सिर्फ ये कंपनी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहे हैं। ये जो ऑडिट अपन पढ़ रहे हैं ना, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो कंपनीज एक्ट में दे रखी है, जो लॉ में दे रखी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली ना हम लोग यहाँ पे, अब जैसे हम लोग यहाँ पे उस ऑडिट की बात नहीं करते जैसे टैक्स ऑडिट है। वो टैक्स ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ एंटायर ऑडिट सिस्टम। टैक्स ऑडिट एक छोटा हिस्सा है ऑडिट सिस्टम का। टैक्स ऑडिट जैसे आपके तो कोर्स में नहीं है, बट सीए फाइनल के अंदर आता है। हाँ हाँ, वो टैक्स ऑडिट है, वो टैक्स ऑडिट है। टैक्स ऑडिट
अलग है, नॉर्मल ऑडिट अलग है। ये ज़्यादातर ये जो नॉर्मल ऑडिट है ये सब कंपनियां करवाती है, समझ आ गया। इंडिविजुअल रिटर्न भरवाता है, पार्टनरशिप रिटर्न भरवाती है, कंपनियों की ऑडिट होती है। ओके, हाँ, फर्म्स की भी ऑडिट होती है, बट अगर उनका लेवल अच्छा होता है तो वो है वॉलेंट्री ऑडिट है, कंपलसरी ऑडिट नहीं है। और कंपलसरी ऑडिट उनके टैक्स ऑडिट है, अकाउंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट नहीं है। टैक्स ऑडिट इज डिफरेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट इज डिफरेंट। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होती है? या फॉरेंसिक ऑडिट जैसे बैंक्स वगैरह की इन सब की होती है फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। तो ये तो अपने कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है। क्या? कोई भी करवाएगी सर, ये प्रोविजंस ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल है, एंटिटी के ऊपर नहीं। ये ऑडिटर के प्रोविजन है कि ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वॉलंटरी ऑडिट में सीए जरूरी नहीं है। हाँ, आप तो अपने हिसाब से किसी से भी चेक करवा सकते हो ना, आपको तो अकाउंट्स चेक करवाने हैं, और सीए आगे करे, सीएस आगे करे, कोई भी आगे करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, हो गया ये पूरा 510 हो गया पूरा। 520 है एनालिटिकल प्रोसीजर, नाम भी छोटे छोटे हैं, फटाफट से लिख दो। 580 तक फटाफट से नाम लिख दो, 580 तक फटाफट से नाम लिख दो। 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, 530 ऑडिट सैम्पलिंग, 540 रिलेट 540 है नहीं, हाँ, 550 रिलेटेड पार्टीज, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, 570 रिवाइज्ड है गोइंग कंसर्न, और 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। ये सारे ऑडिट एविडेंसेस हैं, ये सब ऑडिटर एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर रेशियो एनालिसिस पढ़ा है ना आपने, इट्स पार्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। ऑडिट सैम्पलिंग मतलब 100% ऑडिट पॉसिबल नहीं है तो सैंपल सेलेक्ट करके ऑडिट करनी पड़ती है। रिलेटेड पार्टीज मतलब जिनका कोई कंपनी के अंदर कोई कनेक्शन है, ऑडिटर जैसे एंटिटी हो गई, एंटिटी के डायरेक्टर के कोई रिलेटिव हो गए, इन सबको रिलेटेड पार्टीज कहा जाता है। या सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ये सब रिलेटेड पार्टीज होती है। सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म होने के डेट इज 31 मार्च से लेकर ऑडिटर रिपोर्ट के बीच में अगर कुछ हुआ उसको नोट करना जरूरी है, उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। 570 गोइंग कंसर्न, ऑडिटर को चेक करना पड़ता है एंटिटी गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, कल को ऐसा तो नहीं हो गया कंपनी बंद हो गई। रिवाइज्ड है मतलब नया आ गया इसमें, हाँ, अपडेट कर दिया इसे। 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस लेना, एंटिटी से खुद से। जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाहर से लेते हैं ना, तो मैनेजमेंट से भी तो लेंगे, मैनेजमेंट लिख के देगा अरे हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बना दिए, ये हमने आपको सबमिट कर दिया, वो हमने काम दे दिया। जो भी ये काम लिखित में करो, रिस्क कम रहती है। समझ आ गया? ये हो गया ऑडिट एविडेंसेस कंप्लीट। अब आता है 610। अब इसमें क्या है, और भी थे बट वो आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं, और भी थे बट आपके कोर्स से हटा दिया गया उसको। 600 भी था, 610 भी था, 620 भी था, बट आपके कोर्स में सिर्फ 610 है। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना। तो पहले इट वाज 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर 610, और 620 था यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, बट ये दोनों हटा दिए। 600 620 हटा दिए, 610 ही आपके कोर्स में अब, बरोबर, ठीक है। अब 700 से लेकर 70 तक जो है ना वो आपके ऑडिट रिपोर्ट है। ये तो था यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, ये था आपके एविडेंसेस के बेस पे, ये है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर 700। अब ऑडिट रिपोर्ट है ना, का नाम ऑडिट रिपोर्ट, पहले 700 का नाम था सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट, और उसके बाद में इसको रिवाइज करा और अब नाम बदल के रख दिया इसका फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन्होंने नाम बदल दिया, फॉर्मिंग एन ओपिनियन, रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओपिनियन फॉर्म करना, रिपोर्ट करना। वैसे 700 को रिवाइज करके इन्होंने नाम बदल दिया और चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी ऑब्वियसली बदली है। फॉर्मिंग एन ओपिनियन, रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओपिनियन फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना।
ओपिनियन फॉर्म करना एंड देन रिपोर्ट करना। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आता है ऐसे 701। ये नया ऐड हुआ है, एकदम नया, न्यू न्यू, अभी 1-2 साल पहले आया है, 2-3 साल हो गए तो। 701 आता है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। तो जो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट आ रही है उसके अंदर कुछ की ऑडिट मैटर्स को कम्युनिकेट करना, मतलब सम आइटम्स विच आर स्पेशल, और मैं चाहता हूं कि सबको पता लगे, वो स्पेशल आइटम्स को अलग से कम्युनिकेट कर रहा हूं मैं। तो कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को अलग से शो करना। कौन सा सर? 700 है, हाँ। इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं, इंडिपेंडेंट मतलब वही जो अपन ऑडिटर होता है ना, वही उसी के ऊपर है। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। 705, अभी आपने, मैंने बताया था ना ऑडिट रिपोर्ट होती है, तो ऑडिट रिपोर्ट होती है 700 के हिसाब से। ऑडिट रिपोर्ट दो तरीके की होती है, कौन कौन सी? अरे बाबा कौन कौन सी? मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड। तो इसके बारे में तो 700 ने बता रखा है, मगर जो आपकी मॉडिफाइड रिपोर्ट है उसको 705 ने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसका नाम क्या है? मॉडिफिकेशन दी मॉडिफिकेशंस टू दी ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट की जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर की जो रिपोर्ट आ रही है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो मॉडिफिकेशन को 705 ने बता रखा है। तो मॉडिफिकेशन दी ओपिनियन ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, मॉडिफिकेशंस टू दी ओपिनियंस इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो तो 700 और 701 में खत्म, अगर अच्छी रिपोर्ट है, क्लीन रिपोर्ट है एकदम, तो 700 और 701 में खत्म। मगर अगर मॉडिफिकेशंस है तो 705 भी जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है 706। 706 में ऑडिटर चाहता है कि आप किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर स्ट्रेस करो, फोकस करो, तो इसको कहते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ्स एंड अदर मैटर पैराग्राफ्स। इसको मैं, ठीक है, EMP, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ्स, OMP बोलता हूं। EMP एंड OMP इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, EMP एंड OMP इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, आप पूरा लिख सकते हो। Emphasis on matter paragraph and other matter paragraph in the independent auditor's report. I call it as EMP and OMP in auditor's report, in independent auditor's report. Emphasis of matter paragraphs and other matter paragraphs in the independent auditor's report. सेवन वन जीरो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, पिछले साल के अकाउंट्स को चेक करना, पिछले साल के साल को इस साल को कंपेयर करना, कंपैरेटिव करना। Comparative information, corresponding figures and comparative financial statements. Corresponding figures and comparative financial statements. Corresponding figures and comparative financial statements. देख लो भाई कितने ऐसे हो गए, कितने स्टैंडर्ड्स हो गए? 26 स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ तो 37, 34 थे, 34 से 26 आपके कोर्स में रह गए, बाकी हाँ नहीं आपके नहीं है कोर्स में। 800 नहीं है, 600 में कट गए, मैं बता रहा था ना अभी। 400 की सीरीज़ नहीं है आपके कोर्स में, ये 720 भी होता है, वो भी हटा दिया। तो 720 हट गया, 600 में से 2 हट गए, 2 3 तो यही हो गए, 500 पूरा है आपके पास, ठीक है। 400 के अंदर 2 आते हैं तो वो हट गए 5, ठीक है। 300 के अंदर 1 आता था वो हट गया 6, ठीक है। 6 तो ये कोर्स से एकदम ही हटा दिया आपके, बिल्कुल ही कम्प्लीटली। SQC हटा दिया 7, तो 26 के साथ 6 ऐड कर दो, 33 होते थे, इतने होते थे 33 34, ठीक है। और ये हटा दिया आपके कोर्स से, अब आपके 26 ही है। तो 26 याद करने में अपन को लेने हैं कितने दिन? 3 दिन। एक दिन में याद नहीं करेंगे अपन, 3 दिन में याद करेंगे, ठीक है। कल अपने को याद करनी है कौन सी सीरीज़? कल अपने को याद करनी है 200 की पूरी सीरीज़,
कल अपने को याद करके कल अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 200 की पूरी सीरीज सब याद करके आएंगे। मैं किसी से रैंडमली पूछ लूँगा, मगर सिर्फ 200 की सीरीज, और कुछ नहीं पूछूंगा। एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं। देखो 200 में कितने चलते हैं, 200 में 200 1 2 3 4 5 6 7 7 ही याद करने हैं, ठीक है, 7 ही याद करने हैं आपको, ठीक है, 200 की सीरीज़ में। अब 200 की सीरीज़ में जो 7 अपने को याद करने हैं वो कौन कौन से हैं, ऐसे 200 कौन से, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस, ठीक है, वापस बोलो सब लोग, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। एक और बार बोलो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। ये तो हो गया ऐसे 200, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट हो जाएगा, अग्रीइंग दी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, अग्रीइंग दी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अग्रीइंग दी टर्म्स ऑफ ऑडिट, वापस से अग्रीइंग दी टर्म्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। अब ऐसे 220 में अपन को क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ। 230 में आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 230 में आता है क्या, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 230 में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आ गया। 240 में अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 250 में 50 में आता है अपना लॉ एंड, ठीक है, तो कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 299 क्या है, रिवाइज्ड हो चुका है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बड़ा आसान सा है, डन। कल आप ये 7 पॉइंट याद करके आएंगे, ठीक है, एक 300 भी याद कर लेना, यहाँ तक का 8 कर लेते हैं, लेट्स मेक इट 8 हो जाएंगे ना, 26 से 3 दिन में याद करने अपने को, ठीक है, तो 8 हो जाएंगे। 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट प्लानिंग करना, डन। चलिए आज मैंने यही करवाया आप लोग को, कल ये याद करके आएंगे आप ये 8 पॉइंट, ठीक है। कल मैं आप लोग का टेस्ट लूँगा, किसी से रैंडमली कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ एवरीबडी प्लीज़ रिमेंबर दीज थिंग्स, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और ऑनलाइन बच्चे प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा बेटा, आप लोग को, हाँ पूरे नाम याद करने हैं बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है। बट बेटा ये पूरे नाम याद करने हैं, इसमें कोई आपके वो नहीं है कि आप ये सोचो कि याद नहीं करना, पूरा पूरा याद होना चाहिए। क्यों होगा उसका रीज़न मैं अब आपको कल बताऊँगा, ठीक है। आज की क्लास में वाइंड अप कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। 8 याद रखने हैं, थैंक यू।